विनय की शादी होने वाली होती है। विनय के पापा अधिक से अधिक दहेज देने वाला घर देखते हैं, मगर विनय की इच्छा पढ़ाई करने की होती है। वो शादी करने से साफ मना करता है, पर उसके पापा के सामने विनय की एक भी नहीं चलती है। कुछ ही दिनों बाद एक मालदार घर विनय के पापा को मिल जाता है। विनय की बिना राय उसलिए उसके पापा रिश्ता पक्का कर देते हैं। ना लड़की को देखते हैं और ना ही लड़की के बारे में कुछ पता करते हैं। उनको तो बस अच्छी खासी रकम मिल रही होती है, जिसके कारण वो रिश्ता पक्का कराते हैं। विनय घर से बाहर पढ़ाई के लिए गया होता है और विनय पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा होता है। अभी सारी बातों से अनजान विनय पढ़ाई कर रहा होता है। तभी अचानक माँ का फ़ोन आता है और पता चलता है कि अगले 10 दिनों के अंदर विनय की शादी होने वाली होती है। विनय के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। विनय शादी से साफ इनकार कर देता है। विनय की माँ बोलती है, बेटा लड़की बहुत सुंदर है, तुम्हें हमेशा खुश रखेंगी और तू और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भी लड़की वाले ही दे रहे हैं। और पता है अच्छी खासी मोटी रकम केस में भी मिल रहा है। विनय जब मुझे शादी ही नहीं करनी है तो आपने सब मुझे सुना ही क्यों रही हो? माँ, देख बेटा, समय के अनुसार अगर शादी विवाह हो जाए ना वही अच्छा है। विनय बोला। माँ, क्या आपने लड़की देखी है? माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने लड़की देखी है। विनय की माँ विनय से सफ़ेद झूठ बोल देती है। विनय बोला, क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? माँ बोली, नहीं बेटा, मिलने की क्या ज़रूरत है। तेरी माँ तेरे लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना देखेंगी। वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है, लड़का लड़की से नहीं मिलता या उसे नहीं देखता। बड़े बुजुर्ग जो तय कर देते हैं वही सही होता है। विनय बोला, क्या माँ, अभी भी आप किस ज़माने में जी रही हो? उस ज़माने की बात कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है। माँ बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कल से परसों तक तू आ जा यहाँ। विनय बोला, मैं नहीं आने वाला। एक तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है और ऊपर से आप लोग दहेज ले रहे हो जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। माँ बोली, पर बेटा। विनय बोला, पर वह कुछ नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा। बस वो शादी के लिए साफ मना कर देता है। पर घर वालों के सामने विनय की कोई जिद नहीं चलती और ना चाहते हुए भी विनय को शादी के लिए मानना पड़ता है। देखते ही देखते समय बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद विनय की शादी का दिन आ जाता है। बारात सजती है, विनय के सिर पर सेहरा बांधा जाता है, कई सपने भी दिखाए जाते हैं और शादी के लिए बारात निकल जाती है। जब विनय अपने ससुराल पहुंचता है तो वहां का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, जिसे देखकर विनय सहम सा जाता है। सब लोगों के हाथ में राइफल होती है। शक्लें तो इतनी डरावनी कि कोई सपने में भी डर जाए। विनय की समझ में कुछ नहीं आता। तभी विनय अपने पापा से पूछता है। विनय बोला, पापा, ये सब क्या है? हम शादी करने आए हैं या कोई जंग जीतने? पापा बोले, बेटा तू डर मत, ये सब तो इनका स्वागत करने का अलग अंदाज है। विनय बोला, इसको तो स्वागत बोलते हैं, लगता है मर्डर करने आए हैं ये लोग। तभी अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है और पटाखों का शोर होने लगता है। सब नाचने गाने लगते हैं और धीरे धीरे करके विनय का भी डर समाप्त हो जाता है। लड़की की माँ थाल में आरती का सामान लिए विनय का इंतजार कर रही होती है और फिर कुछ ही पल बाद विनय को तिलक लगाकर आरती करके उसे मंडप में ले जाती है। कुछ ही देर में बहुत प्यारी सी सुंदर लड़की दुल्हन के लाल जोड़े में नीचे मंडप में आती है। विनय उसे देखते ही रह जाता है और मन ही मन सोचता है, ये कितनी सुंदर है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है, फिर भी इसने मुझे क्यों चुना है? मैं तो इसके लायक नहीं और ऊपर से दहेज भी दे रहे हैं, वो भी मुंह मांगी रकम। ऐसा क्या है जो किसी के नज़र में नहीं आ रहा है? इतने में ही दुल्हन मंडप तक पहुंच जाती है और शादी की रस्में शुरू होती है। कुछ ही घंटों में पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी ये बोले, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, बड़ों का आशीर्वाद ले। दोनों दूल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और विदाई का समय आता है। तभी लड़की वाले बोलते हैं, आज दूल्हा दुल्हन की विदाई नहीं होगी, हमारे यहाँ रिवाज है, शादी के 2 दिन बाद विदाई होती है। बाराती सब अपने घर चले जाते हैं और दूल्हा दुल्हन को एक कमरे में ले जाया जाता है। दोनों अकेले होते हैं और फिर विनय थोड़ी हिम्मत करके दुल्हन से कुछ बात करने की कोशिश करता है। विनय बोला, आप पढ़ाई करते हो? दुल्हन सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है।
विनय बोला, आपको खाना बनाना आता है? दुल्हन फिर से सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। विनय बोला, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो, सिर्फ सिर हिला रही हो, ऐसा क्यों? दुल्हन फिर इशारे में बोलती है। बस ऐसे ही। विनय सोचता है शायद शर्मा रही है इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। विनय, कम से कम आप अपना नाम अपने मुंह से बता दो। इतना सुनकर दुल्हन जोर जोर से रोने लगती है। सब घर वाले आ जाते हैं। विनय डर जाता है। घर के सारे लोग एक अजीब नाम से दुल्हन को पुकारते हैं। गूंगी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कोई कुछ कहा है क्या? बोल, तेरे पति ने कुछ कहा है क्या? दुल्हन पुनः सिर हिलाकर नाम में जवाब देती है। इधर विनय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है दुल्हन बोल नहीं सकती, दुल्हन गूंगी है। विनय को जैसे ही पता चलता है कि दुल्हन गूंगी है, बिना देर किए विनय ससुराल से भागने की कोशिश करता है। जैसे तैसे सबकी नज़रों से छुपके बाहर के दरवाजे तक पहुंचता ही है कि कुछ लोगों की नज़र विनय पर पड़ जाती है। सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, नए दामाद बाबू अकेले कहाँ जा रहे हैं? इतने में ही घर वालों तक खबर पहुंच जाती है। सब मिलकर जबरदस्ती विनय को घर में ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। विनय को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसके साथ छल किया गया है। तभी अचानक विनय की नज़र उस कमरे में गिरे मोबाइल फ़ोन पर पड़ती है। मौका मिलते ही वो अपने पापा को फ़ोन करता है। विनय बोला, हेलो पापा, मैं विनय बोल रहा हूँ। विनय के पापा, हाँ बेटा बोल, क्या बात है? और ये नंबर किसका है? तुम ठीक तो हो ना? विनय बोला, नंबर को छोड़ो पापा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब विनय के पापा बोले, हाँ बोलो। विनय बोला, पापा हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें छला गया है। विनय के पापा बोले, मैं कुछ समझा नहीं, कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। विनय बोला, बोलने के लिए अब कुछ नहीं रहा पापा, मुझे बस घर आना है, वो भी अभी के अभी। विनय के पापा बोले, एक दो दिन की ही तो बात है बेटा, फिर तू घर ही आना है। विनय बोला, क्या आपको पता है आपकी बहू गूंगी है? विनय के पापा बोले, क्या? विनय बोला, हाँ पापा, हाँ। इतने में ही फ़ोन कट जाता है और विनय को बाकी के बच्चे रस्मों को भी पूरा करने के लिए बाहर बुलाया जाता है। विनय साफ इनकार कर देता है। तभी लड़की के पापा हाथ में एक पिस्टल लेकर आते हैं और विनय को जान से मारने की धमकी देते हैं। विनय डर के मारे बाकी की रस्मों को पूरा करने के लिए मान जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबसे मिलकर बातें करना, हंसी मजाक, पता नहीं विनय के दिमाग में क्या चल रहा होता है। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो सब कुछ भूल गया हो और नई जिंदगी सच में उस लड़की के साथ बिताना चाहता हो। देखते ही देखते रात हो गई। विनय शौचालय के बहाने घर से निकलकर दादी को फ़ोन करता है। विनय बोला, प्रणाम दादी, मैं विनय। दादी बोली, हाँ बेटा बोल, कैसे हो और हमारी बहू कैसी लगी? विनय बोला, ये सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप? दादी बोली, हाँ बोल बेटा, मैं सुन रही हूँ। विनय सारी बात दादी को बताता है। दादी बोली, ऐसी बात है, तुम भाग जाओ ना वहाँ से। विनय बोला, नहीं दादी, मैं भाग नहीं सकता, और अगर मैं यहाँ से भागा तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। दादी बोली, तो आगे क्या करना है? विनय बोला, पहले घर आने तो दो, फिर देखते हैं क्या करना है। दादी बोली, ठीक है, आजा। घर अब विनय जाकर अपने कमरे में सो जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। तभी उसे पता चलता है कि कल शाम ही उसकी विदाई है। विनय की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब तो उसे और भी बेसब्री से कल की सुबह का। जैसे ही सुबह होती है, विनय जल्दी से उठता है और नहा धोकर तैयार हो जाता है। इधर दुल्हन को भी विदाई के लिए तैयार किया जाता है और बाकी की तैयारी भी होती है और देखते ही देखते शाम हो जाती है और विदाई का वक्त हो जाता है और धूमधाम से विदाई हो जाती है। विनय को अपने ससुराल में आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा रुपया मिलता है। इंतजार होता है और कुछ ही घंटे बाद विनय अपने घर पहुंच जाता है और वहां की रस्में शुरू होती है। अभी तक पूरे घर में दादी और विनय को ही पता होता है कि दुल्हन गूंगी है। सब दुल्हन को देखकर बहुत खुश होते हैं। आस पड़ोस के लोग दुल्हन को देखने आते हैं और खूब तारीफ भी करते हैं। कुछ ही घंटों में सारी रस्में खत्म हो जाती है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। विनय की बहन अपनी भाभी से बात करने की जिद करती है
तब विनय घर में सबको सच बताता है। सभी जान के दंग रह जाते हैं कि दुल्हन गूंगी है। ये सुनकर सबका खून खोल उठता है। कोई उस बेचारी का मजाक उड़ा रहा होता है तो कोई गाली दे रहा होता है, कोई कुछ बोलकर ताना मार रहा होता है। बेचारी पत्थर की मूर्ति जैसे बनकर सब सुन रही थी और आंखों से तो मानो आंसू की गंगा बह रही होती है। दुल्हन को किसी ने खाना तक नहीं पूछा और सारे लोग मिलकर उसी के घर की मिठाई खा खा कर पसर गए। हद तो तब हो गई जब विनय दुल्हन का हाथ खींचकर एक कमरे में बंद कर बेरहमी से मारा, जैसे कोई जानवर को मार रहा हो। शर्म की बात तो ये बात है कि घर वालों ने विनय को एक बार भी नहीं रोका। आज तक दुल्हन की ऐसी सौगत नहीं देखी थी, मानो सारे घर वाले उस मासूम दुल्हन के खून के प्यासे हो गए हो। विनय बेरहमी से दुल्हन को मारता रहा। दुल्हन रहम का भीख मांगती रही पर किसी ने एक न सुनी और दूसरी तरफ घर के लोग सब दुल्हन का सारा सामान ले लिए, यहाँ तक कि दुल्हन ने जो जेवर पहने थे वो भी उतारवा लिए। मारपीट की आवाज़ सुनकर कुछ पड़ोसी लोग दुल्हन को बचाने आए और बोले, ये आप क्या कर रहे हो? जो भी है ये आपकी घर की इज्जत है। आपकी बहू पढ़ी लिखी भी है, सुंदर है, अच्छे खानदान की है, बुराई क्या है इसमें? बस इतना ही ना, ये बोल नहीं सकती तो क्या हुआ? जरूरी तो नहीं सब गुण एक ही इंसान में हो। यह लड़की आप लोगों को बहुत खुश रखेंगी। ये सारी बातें सुनकर विनय के घर वालों को तो जैसे मिर्ची ही लग गई। वो विनय के घर वाले बोलते हैं कि अरे दुल्हन इतनी ही अच्छी दुल्हन है तो तुम ही रख लो ना अपने घर में, अपने बेटे से ही शादी करवा दो ना, एक अच्छी खासी काम वाली मिल जाएंगी और संस्कारी बहू भी मिल जाएंगी और फुकट का खाना भी मिलेगा और मौज भी करने को मिलेगा। ये बात सुनकर सब पड़ोसी लोग को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, बहन पैसा का इतना घमंड ना करो। कौन नहीं जानता है कि गांव में आपने अपने बेटे को बेचा है? फिर ये नाटक क्यों? क्या आपको नहीं पता है कि आपका बेटा इतने पैसे के लायक नहीं था? उस समय क्यों नहीं सोचा? आपने इतना पैसा आपको क्यों मिल रहा है? बंद करो अपनी नौटंकी और चैन से जीने दो। बेचारी बहू को इतना बोलकर सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। बेचारी दुल्हन किसी तरह से रो रो कर रात काटती है और सवेरे होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही विनय को सब घर वाले घर से बहुत दूर भेज देते हैं और कुछ ही देर बाद दुल्हन के पापा 5 गाड़ियों के साथ राइफल और कुछ गुंडे के साथ पहुंच जाते हैं। दुल्हन के कमरे में जाकर दुल्हन को खींचकर पहले गाड़ी में बिठाते हैं, फिर घर के सब लोगों को बाहर बुलाकर धमकाते हुए कहते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना इस घर में लाशें बिछ जाएंगी, कोई जिंदा नहीं रहेगा। और दामाद जी कहाँ है? बाहर बुलाओ उन्हें। घर वाले बोले, हमें नहीं पता विनय कहाँ है। दुल्हन के पापा विनय के पापा के माथे पर बंदूक रखते हुए कहते हैं, समधी जी दामाद बाबू को आप बता देना मेरी बेटी के शरीर पर जितना खरोच है उससे कई गुना ज़्यादा उनके शरीर पर खरोच होगा। विनय के पापा बोले, पहले विनय को तो खोज लो, आप फिर घाव देना। दुल्हन के पापा बोले, खोज ही लेंगे, वो ज़मीन में छिपे हो या आसमान में, खोज तो लेंगे ही, और जिस दिन मिल जाए ना सलामत नहीं रहेगा, ये बात आप याद कर ले। इतना बोलकर दुल्हन के पापा दुल्हन को लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर आगे बढ़ने पर एक अस्पताल आता है। उसी अस्पताल में दुल्हन का इलाज कराते हैं और इधर विनय के घर कुछ लोग दुल्हन को देखने आ जाते हैं और मुंह दिखाई की रस्म करने को कहते हैं। विनय की दादी रोते हुए बोलती है कि हाय मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, कल मुही ने नाक कटा दिया है। भगवान ये दिन क्यों दिखाया तूने? इससे पहले तो मुझे उठा लिया होता। पड़ोसी कहते हैं, क्या अम्मा ये नाटक क्यों कर रही हो? दुल्हन दिखाना है कि नहीं, साफ साफ बोल दो। दादी बोली, दुल्हन का तो नाम ही ना लो, वो दुल्हन नहीं कलमुही है, कलमुही। पड़ोसी बोले, अम्मा आपको शर्म नहीं आती है? नई बहू को गाली देते हुए दादी बोली, अरे गाली के लिए लायक है वो, कमीनी। पड़ोसी बोले, साफ साफ बोलेंगे आप क्या हुआ है और दुल्हन कहाँ है? विनय की माँ बोली, क्या बताऊँ बहन, बोलने में भी शर्म आ रही है। विनय की माँ बोली, उसका नाम लेने से भी जुबान गंदी हो जाए। पड़ोसी बोले, शर्म क्यों, ऐसा क्या हो गया? मतलब? विनय की माँ बोली, क्या बताऊँ, कुलच्छनी भाग गई। पड़ोसी बोले, भाग गई? कहाँ भाग गई? विनय की माँ बोली,
भगवान जाने कहाँ गई। पड़ोसी बोले, गई तो गई किसके साथ। विनय की माँ बोली, अपने यार के साथ। पड़ोसी बोले, क्या बात कर रही हो बहन, क्या ये सच है। विनय की माँ बोली, भला कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है क्या। अरे मैं तो आपको अपना मानकर अपना दर्द बांट रही थी, लेकिन आप लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं। पड़ोसी बोले, नाना बहन ऐसी बात नहीं है। विनय की माँ बोली, तो कैसी बात है। आप लोगों को क्या लगता है हम मजाक कर रहे हैं, अपने ही घर की बहू को बदनाम कर रहे हैं। जाओ जाओ आप लोग, यहाँ तो किसी से अपना दर्द भी बांटना सही नहीं है। यहाँ तो सबको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं। जाइए आप लोग, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी पड़ोसी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर विनय को फ़ोन करके बोल दिया जाता है कि उसकी दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। ये सुनकर विनय को सदमा सा लगता है और बिना पूरी बात जाने वो दुल्हन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगता है। 2 दिनों के बाद वो कोर्ट में तलाक की अर्जी पेश करता है और दुल्हन के घर सारे कागज भेज देता है। इधर दुल्हन का इलाज चल रहा होता है, दूसरी तरफ तलाक के कागजात के साथ साथ एक पत्र दुल्हन के पास पहुंच जाता है, जिस पत्र में लिखा होता है, प्रिय काजल, मुझे माफ़ करना, जो भी तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ। मानता हूँ मेरी गलती थी, पर जितनी गलती मेरी थी उससे ज़्यादा गलती तुम्हारी भी थी। तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम बोल नहीं सकती हो। अब तुम ही बताओ, एक गूंगी लड़की के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे काट सकता हूँ। शायद तुम मेरे लिए नहीं बनी हो। आज से अभी तुम हर नए रिश्ते नाते से आज़ाद हो। कृपया करके मुझे चैन से जीने दो। मुझे तो तुम्हें अपनी पत्नी बताते हुए भी शर्म आती है। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। धन्यवाद विनय। ये सब पढ़कर तो दुल्हन का होश ही उड़ जाता है। ये सारी बात काजल अपने पापा को बताती है और रोते हुए इशारे में कहती है, पापा मैं आपसे पहले ही बोली थी मुझे शादी नहीं करनी, और अगर आप मेरी शादी करना चाहते हो तो आप सारी सच्चाई विनय जी को बता दो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज आपके कारण विनय जी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पापा आज मेरे कारण कोई बहुत दुखी है। पापा ऐसी शादी का क्या मतलब, जब मैं उनकी होकर भी उनकी ना हो सकी। अब तो मैं ससुराल भी नहीं जा सकती और ना आपके यहाँ रह सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। आपने शादी करने से अच्छा होता आप मुझे जहर देकर मार देते। ये सारी बात सुनकर दुल्हन के पापा भी रोने लगे और बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, लेकिन तुम मुझे 1 महीने का समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दुल्हन बोली, ठीक, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। विनय जी मुझे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं देंगे। उनकी नज़र में गुनहगार मैं हूँ, आप नहीं। अब कुछ ठीक नहीं होगा पापा, सब खत्म हो चुका है, सब खत्म। ये सारी बात सुनकर दुल्हन के पापा उसके ससुराल फ़ोन करके बोलते हैं, उस दिन जो भी हुआ था गलत हुआ था, गलती मेरी थी, मुझे इस तरह से काजल को नहीं लाना चाहिए था। आप कृपा करके अपनी बहू को ले जाइए। विनय के पापा बोले, नहीं समधी जी, जी नहीं, आप ले गए थे अपनी बेटी को, हम नहीं भेजे थे। और आप ले ही गए तो अपनी बेटी को तो अपने पास ही रखो ना, आपकी बेटी की कोई ज़रूरत है और मेरे बेटे को, और वैसे ही भी तलाकनामा तो पहुंच ही गया होगा। दुल्हन के पापा बोले, याद रखना आप, अगर आपका बेटा मेरी बेटी का ना हो सका तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा। 22 लाख तिलक के लिए थे, अब मुझे 44 लाख चाहिए और जो भी सामान आपको मिला है सब वापस चाहिए। विनय के पापा बोले, ठीक है, जिस तरह से आप अपनी बेटी को ले गए थे ठीक उसी तरह से आप अपनी बेटी को पहुंचा दो। दुल्हन के पापा बोले, ठीक है, हम आते हैं। दुल्हन की विदाई की तैयारी चालू हो गई है। कई प्रकार की मिठाई बना रहे थे, नए कपड़े खरीदे गए, जोरों शोरों से विदाई की तैयारी की गई और शाम को विदाई हुई। लगभग 8 बजे रात्रि को दुल्हन अपने ससुराल पहुंच गई। कोई भी दुल्हन को गाड़ी पर लेने नहीं आया। घर के बाहर विनय के पापा बैठे थे। विनय के पापा बोले, दुल्हन को अगर घर के अंदर ले जाना है तो आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। दुल्हन के पापा बोले, विनय के पापा के पैरों में गिरते हुए, ऐसा मत करिए समधी जी, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप इसे अपना ले। समधी जी, विनय के पापा बोले, कुछ भी हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। दुल्हन के पापा बोले, ऐसा मत कहो, आप ही आपकी बहू है। विनय के पापा बोले, अच्छा उस समय का क्या जब आप अपनी बेटी को बंदूक की नोक पर उठा ले गए थे।
उस समय तो हम आपको बहुत रोके थे, लेकिन आपने हमारी एक भी नहीं सुनी थी। तो अब हम क्यों सुने? आपकी दुल्हन के पापा बोले, हमें माफ़ कर दो समधी जी, हमसे भूल हो गई। विनय के पापा बोले, इसका फैसला तो अब गांव के लोग और पंचायत ही करेंगी। दुल्हन के पापा बोले, घर की बातों में सरपंच का क्या काम, हम आपस में ही मिलकर बात कर लेते हैं ना। विनय के पापा बोले, ना ना, अब ये घर की बात नहीं रही। घर की बात तभी तक होती है जब वो बात घर पर ही रहे, पर ये बात तो एक में क्या कई गाँव में फैल गई है। दुल्हन के पापा बोले, कौन सी बात? विनय के पापा, यही कि आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। दुल्हन के पापा बोले, पर ये तो सच नहीं है ना। विनय के पापा बोले, हाँ सच नहीं है, पर ये बात गांव वाले को थोड़ी ही पता। इतने में ही सरपंच जी और गांव के कुछ लोग पहुंच जाते हैं। दोनों लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। सरपंच जी और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और पंचायत शुरू की जाती है। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। सरपंच जी दोनों की बात सुनकर कहते हैं, सब से पहले तो दुल्हन को अंदर घर ले जाओ, बाकी की बात बाद में होगी। विनय के पापा बोले, नहीं, दुल्हन अंदर नहीं जाएंगी। सरपंच जी बोले, जो होना था सो हो गया, शादी हो चुकी है और ये हमारे गांव की बहू है और आपके घर की इज्जत है, इसे अंदर ले जाओ। आप विनय के पापा बोले, ठीक है सरपंच जी, इसे हम अंदर ले जाते हैं, परंतु ये हमारे घर की सिर्फ बहू ही रहेंगी, विनय की पत्नी नहीं। सरपंच जी बोले, विनय की पत्नी नहीं मतलब? विनय के पापा बोले, गूंगी को कौन अपनी पत्नी का दर्जा देगा? सरपंच जी बोले, क्यों नहीं देगा, क्या कमी है बहू में? बस इतना ही ना कि बहू बोल नहीं सकती। आप जल्दी से दुल्हन को अंदर ले जाओ। विनय के पापा बोले, ठीक है, सुनती हो, दुल्हन को अंदर लेकर जाओ। अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए विनय के पापा बोलते हैं। दुल्हन के अंदर ले जाते ही और एक कमरे में अकेले छोड़ देते हैं। कुछ ही पल में सवेरा हो जाता है। विनय की माँ, अरे ओ महारानी, रात के नाटक से पेट भर गया हो तो आजा, घर का भी कुछ काम कर ले। आकर दुल्हन चुपचाप घर के सारे काम में लग जाती है। सबसे पहले तो झाड़ू, फिर पोछा, बर्तन, खाना, कपड़ा धोना जैसे और भी बहुत सारे काम अकेले ही दुल्हन को करना पड़ा। एक तो शरीर तोड़कर काम, ऊपर से सास ननंद के ताने। बेचारी दुल्हन एक दिन में ही बहुरानी से नौकरानी बन गई। और इधर विनय के पापा दुल्हन के नाम पर रुपया ऐंठ रहे थे। घर का सब काम खत्म करने के बाद दुल्हन अपना अलमीरा खोलती है। उस अलमीरा में कपड़े तो क्या, कोई भी सामान नहीं मिलता। ऐसा मानो जैसे कि उसमें कभी कुछ रखा ही नहीं गया हो। दुल्हन देखकर तो दंग रह गई। फिर अपनी सास से इशारे में पूछती है, माँ जी, इसमें जो सामान वो सब कहाँ है? सास बोली, क्या बोल रही है गूंगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर दुल्हन लिखकर पूछती है। सास बोली, हाय क्या दिन आ गए मेरे, आज नई बहू ने चोर भी बना दिया, हाय राम बोलती है। सास रोने का नाटक करने लगती है। दुल्हन इशारे में कहती है, नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इतने सारे कपड़ों का क्या करती, कोई बात नहीं माँ जी। इतना कहकर दुल्हन अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद दुल्हन की चाची सास आती है और बोलती है, बहू तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो ना, डिग्री तो तुम्हारे पास होगी, जरा दिखाना तो तुम्हारे डिग्री, मैं भी तो देखूं डिग्री है कि नहीं, या डिग्री भी तुम्हारी तरह गूंगी है। ये सब सुनकर दुल्हन की आंखों में पानी आ जाता है और वो अपनी सारी डिग्री को चाची जी के हाथ में दे देती है और इशारे में कहती है, चाची जी मैं भले ही गूंगी हूँ पर मेरी डिग्री गूंगी नहीं है, आप ठीक से बरोबर देख लीजिए। वैसे भी चाची जी, डिग्री से ज़्यादा ज्ञान का महत्व होता है। डिग्री तो रुपया पर भी मिल जाती है, पर ज्ञान कभी आप नहीं खरीद सकती हो। ये बात सुनकर चाची जी को गुस्सा से तिलमिला गई और चुपचाप चली गई। दुल्हन अब विनय से बात करने के लिए विनय को मैसेज लिखती है और अगले ही पल पता चलता है कि विनय का फ़ोन विनय के पास ही नहीं, विनय का फ़ोन बड़ी भाभी जी के पास होता है। मोबाइल के साथ साथ विनय का सोने का चैन, अंगूठी और बहुत कुछ भाभी के पास मिलता है। दुल्हन ये सब देखकर दंग रह जाती है और किसी तरह हिम्मत करके पूछती है, भाभी जी ये सब सामान तो इनका है, फिर आपके पास कहाँ से आया? बोलिए भाभी जी, तेरा पति खुद ये सब मुझे दिया है, फिर तुम कौन होती हो पूछने वाली? दुल्हन बोली, मैं उनकी पत्नी हूँ। भाभी बोली, ही, काहे की पत्नी? पत्नी चल
बता तेरा पति कहाँ है, बता क्या हुआ। बड़ी आई पत्नी बनने, उसे तो इतना भी नहीं पता कि विनय है कहाँ। जो नंबर था उसके पास, वो मोबाइल तो भाभी के पास होता है। और घर में कोई भी ये बताने वाला नहीं कि आखिर विनय है कहाँ। क्या खाना क्या पीना, बेचारी के तो भाग्य में जैसे लिखा हो रोना ही रोना। दुल्हन सारी बात मैसेज के जरिए अपने पापा को बताती है। पापा कहते हैं, क्या करूँगी बेटी, शायद तेरी यही किस्मत है। जो हो रहा है होने दे और चुपचाप विनय का इंतजार कर, वो जरूर आएगा। महीने के चारों सप्ताह दुल्हन के पापा कुछ न कुछ भेजा करते थे ताकि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। पर खुशी तो जैसे ईद का चांद बनी थी। कुछ दिनों के बाद काजल को एक अनजान नंबर से संदेश आता है। पता नहीं ऐसा क्या लिखा था उसमें। जब घर वालों को पता चला तो फिर से वही नाटक चालू हो गया। दुल्हन के साथ मारपीट, गाली गलौज और जाने क्या क्या गंदे से गंदे आरोप लगाए गए। उस पर बिना कुछ जाने समझे आस पड़ोस के भी लोग आकर चार गाली मारकर निकल जाते थे और अंत में सब मिलकर दुल्हन को घर से बाहर निकाल देते हैं। एक तो बेचारी बोल नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ समझाने का मौका नहीं दिया जा रहा था। अब तो भगवान ही जाने या तो उसके घर वाले ही जाने कि ऐसा क्या था जो इतनी बेरहमी से दुल्हन को मारा और गंदी गंदी गालियां दी। इधर दुल्हन के पापा दुल्हन को ले जाने आए। दुल्हन के घर का रास्ता एक गंगा नदी को पार करके जाता था। उसी गंगा में पिता ने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, जो बिल्कुल गलत था। वो तो अच्छा हुआ उसी समय एक पुलिस की गाड़ी आ गई, नहीं तो उसी समय गंगा में दुल्हन को फेंक देते। घर पहुंचते ही दुल्हन को एक कमरे में बंद कर दिया गया और विनय की खोज खबर की गई। विनय का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। दुल्हन के घर पहुंचने के बाद पता चला कि दुल्हन के फोन पर आया हुआ संदेश एक साजिश था, जिससे दुल्हन को सिर्फ बदनामी मिले। और ये साजिश दुल्हन की अर्थात विनय की भाभी जी के था, जिससे विनय का भी हिस्सा, सारी संपत्ति भाभी जी को ही मिल जाए और विनय जीवन भर अकेला रहे। और ये भी पता चलता है कि आज तक जो भी हुआ उन सारी बातों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाभी जी ही थी। और दूसरी तरफ दुल्हन ने जहर खा लिया था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और उधर विनय को भी सच्चाई का पता चल गया कि आज तक जो भी हुआ उसमें दुल्हन का कोई दोष नहीं। और ये पता चल गया कि विनय की शादी जानबूझकर गूंगी से कराई गई, जिससे दहेज अधिक मिले। और ये भी पता चला कि सारा दोष विनय के पापा का था। दुल्हन तो सब कुछ बताना चाहती थी पर वो मजबूर थी। विनय को जैसे ही सच्चाई का पता चला, बिना देर किए विनय काजल के पास जाने का फैसला किया और निकल गया। पर विनय को समझने में शायद बहुत देर हो गई। जैसे ही विनय घर पहुंचा तो पता चला दुल्हन अपने माँ के यहाँ है। और जब विनय वहाँ पहुंचा तो पता चलता है कि काजल अस्पताल में है। बिना देर किए विनय अस्पताल के लिए निकल जाता है और अस्पताल पहुंचा तो पता चला काजल अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। विनय जल्दी से काजल के पास आता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही विनय काजल का हाथ अपने हाथ में लिया, काजल की आंखें खुली और आंखों में आंसू और हजारों सवाल थे। फिर चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, पर यह पल कुछ ही मिनट के लिए था। विनय की बात पूरी भी नहीं हुई और काजल ने अपना दम तोड़ दिया। अब विनय को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। अब कुछ हो भी तो नहीं सकता था। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काश विनय काजल की मजबूरी को समझ पाता और समय रहते सब ठीक हो जाता। जब विनय को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था और सारी गलतियों का कसूरवार खुद को मान रहा था, और अंत में जाकर विनय का मानसिक संतुलन खराब हो गया और उसे पागलखाने भेज दिया गया। और एक दिन विनय ने भी खुदकुशी कर ली। दोस्तों, क्या गलती थी काजल की जो एक बेगुनाह की मौत हुई, या क्या गलती थी विनय की जो अब उसने काजल की बिना बात सुने उसे इतना दुख दिया? यह गलती थी उस माँ बाप की जिसने अपने बेटी की खुशी के लिए लाखों रुपए लुटा दिए, या गलती थी उन दरिंदों की जिसने काजल को मरने पर मजबूर कर दिया और पैसे भी खूब लिए? या दोष है काजल और विनय की किस्मत का? आखिर दोष किसका है? शायद इसलिए कहते हैं, अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से धन अधिक मिल रहा है तो वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए कहते हैं, कोई भी फैसला सोच समझकर करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।